हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार यानी कि बिहार का मध्यकालीन इतिहास को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पूर्व में हमने लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार को मैं डिस्कस कर चुका हूं, यानी कि बिहार का प्राचीन इतिहास डिस्कशन किया जा चुका है। आज हम लोग बिहार का मध्यकालीन इतिहास को डिस्कस करेंगे और आगामी 10-15 दिनों के अंदर अंदर बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री प्लस बिहार का ज्योग्राफी का नोट्स भी हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसका जो पीडीएफ है वह हमारे करंट अफेयर पेड बैच में उपलब्ध करा दिया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का पीडीएफ, मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार का पीडीएफ कल शाम तक अवेलेबल करा दिया जाएगा और जैसे जैसे नोट्स डिस्कस किए जाएंगे वैसे वैसे सारे पीडीएफ जो होंगे वह हमारे पेड बैच में मिलता जाएगा। हमारे पेड बैच में जुड़ने के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी एक नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग पेड बैच के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी जरूर ज्वाइन करें। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का जो वीडियो लेक्चर है वह इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का लेक्चर वहाँ से देख सकते हैं और आज मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार का लेक्चर डिस्कस किया जा रहा है। देखिए, अगर बीपीएससी प्रीलिम्स का आप लोग एग्जामिनेशन पैटर्न आप लोग देखेंगे तो प्रतिवर्ष लगभग 20 से 22 सवाल होते हैं। 20 से 25 सवाल लगभग बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं। इनमें से प्रश्नों की अधिक संख्या जो होती है वह बिहार की हिस्ट्री से होती है ज़्यादा सवाल, उसके बाद बिहार की ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाते हैं। बिहार के हिस्ट्री में अधिकांश सवाल बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार से सवाल थोड़े से कम रहते हैं, ठीक है, लेकिन बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए एक एक प्रश्न और एक एक अंक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। स्पेशली जब निगेटिव मार्किंग का दौर हो तो एक एक अंक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो एक भी प्रश्न को आपको नज़रअंदाज, एक भी टॉपिक को नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़ना है। अभी ऐसे भी लगभग 60 दिनों का समय है, तो बेहतर तरीके से बारीकी से एक एक टॉपिक को आप लोग कंप्लीट करते चलें। तो आइए हम लोग बिहार का मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। बिहार का मध्यकालीन इतिहास। देखिए, बिहार का अगर आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम को इसमें जानना जरूरी है। पहला, सल्तनत कालीन शासन बिहार में किस प्रकार से थी, सल्तनत काल के दौरान बिहार, और दूसरा मुगल काल के दौरान बिहार। यही सल्तनत काल और मुगल जब आप पढ़ेंगे तो मुगल के ही दौर में शेर शाह सूरी का ही शासन बीच में आता है। कुछ वर्षों के लिए, लगभग 15 वर्षों तक इनका शासन है बिहार पर, ठीक है। तो शेर शाह सूरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों के दौरान, सल्तनत काल और मुगल काल के दौरान बिहार की स्थिति, बिहार की उस समय राजनीतिक प्रभाव किस प्रकार से था, बिहार में शासकों ने किस प्रकार से यहाँ पर अपने शासन को चलाया है, तो इसके बारे में जानना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। अगर आप सल्तनत काल से हम लोग प्रारंभ करें तो सल्तनत काल में अगर देखा जाए तो बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्क सेनापति मलिक हिसामुद्दीन के सहायक बख्तियार खिलजी को जाता है। यानी कि डायरेक्ट सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, किस से जाता है, तो वह है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था? तो तुर्क सेनापति मलिक हिसामुद्दीन का सहायक था बख्तियार खिलजी। इसने बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना की और इस्लाम का जो शासन है, इस्लामी सत्ता की स्थापना का श्रेय भी बख्तियार खिलजी को ही जाता है, ठीक है। बख्तियार खिलजी, इसका उपनाम गाजी इख्तियार था। अब यहाँ से बख्तियार खिलजी का बिहार में किस प्रकार से अभियान रहा है, एक एक करके हम लोग क्रमवार रूप में देखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बख्तियार खिलजी का बिहार में अभियान 1197-98 ईस्वी में प्रारंभ होता है। यानी कि बख्तियार खिलजी ने बिहार अभियान कब प्रारंभ किया? तो 1197-98 में। जब बख्तियार खिलजी ने बिहार अभियान अपना प्रारंभ किया था तो इसके समकालीन शासक कौन कौन थे, ये सवाल महत्वपूर्ण है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के दौरान उसके समकालीन शासक कौन था? तो सेन वंश का शासक था लक्ष्मण सेन और पाल वंश का शासक था इंद्रप्रद्युम्न पाल, ठीक है। बख्तियार खिलजी की जो बिहार अभियान हुई है या बख्तियार खिलजी के बारे में जानकारी हमें तबकात-ए-नासिरी से मिलती है। तबकात-ए-नासिरी मिनहाज उस सिराज की कृति है, तबकात-ए-नासिरी। यहीं पर बख्तियार खिलजी के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी देखने को मिलती है। जब बख्तियार खिलजी बिहार पर अपना अभियान को प्रारंभ किया तो बिहार में बख्तियार खिलजी के अभियान का जो सैन्य अभियान का जो केंद्र बिंदु था वह केंद्र बिंदु मनेर होता है और आगे चलकर इसने अपने राजधानी लखनौती या लक्ष्मण बट्टी को बनाया। लखनौती किस प्रकार से राजधानी बना है वो भी हम लोग
थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी की जो पहली विजय बिहार में मानी जाती है 1198 में उदंतपुरी पर यह कब्जा करता है और यही बिहार में इसकी पहली विजय थी। उदंतपुरी का मतलब होता है बिहार शरीफ। ठीक है, बिहार शरीफ का ही नाम था उदंतपुरी। तो 1197-98 में बख्तियार खिलजी ने अपनी सैन्य अभियान को प्रारंभ किया और 1198 में उदंतपुरी बिहार शरीफ पर कब्जा करके अपनी पहली विजय को प्राप्त किया। पहली विजय को प्राप्त करने के साथ साथ आप इसी समय देखेंगे तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था और जब नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया तो उस दौरान मगध का शासक गोविंद पाल इस अभियान के दौरान मारा गया। तो सवाल यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट है कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का अपना अभियान प्रारंभ किया तो उस समय किस मगध शासक की मृत्यु हुई थी? तो गोविंद पाल मगध शासक जो था वह इसके साथ लड़ते हुए युद्ध में मारा गया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय अगर आप देखेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय में 3 काफ़ी महत्वपूर्ण लाइब्रेरी हैं। ठीक है, हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग जान जाइए, रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक नालंदा विश्वविद्यालय के 3 महत्वपूर्ण लाइब्रेरी थे। ठीक है, तो पहली विजय नालंदा इसकी बख्तियार खिलजी की सैन्य अभियान होता है 1197-98 में। पहली विजय 1198 में उदंतपुरी पर कब्जा, बिहार शरीफ पर कब्जा, फिर नालंदा विश्वविद्यालय को इसने नष्ट किया और इसके बाद आप देखेंगे तो बख्तियारपुर शहर की भी स्थापना बख्तियार खिलजी ने की है। तो पूछा जा सकता है कि बख्तियारपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? बख्तियार खिलजी के द्वारा की गई। इसके बाद यह जो सैन्य अभियान है वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 1203-4 में इसने नदिया बंगाल पर चढ़ाई किया बख्तियार खिलजी में। जो नदिया है वह नदिया बेसिकली बंगाल में स्थित है और गौड़ शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी भी नदिया थी। ठीक है, और इस समय लक्ष्मण सेन जो उस समय गौड़ शासक था उसे जैसे ही पता चलता है कि बख्तियार खिलजी हमारी तरफ युद्ध के इरादे से, कब्जा करने के इरादे से बख्तियार खिलजी हमारी तरफ बढ़ रहा है, या युद्ध मैदान छोड़कर भाग जाता है और काफ़ी आसानी से बख्तियार खिलजी जो है लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर कब्जा कर लेता है और नदिया पर कब्जा करने के बाद लखनऊती को अपनी राजधानी बना लेता है। तो बख्तियार खिलजी की राजधानी कहाँ पर थी? लखनऊती या लक्ष्मणवटी बख्तियार खिलजी की राजधानी थी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग थोड़ा सा पेड बैच के बारे में आगे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि इसका PDF नोट्स जो है वो आपको पेड बैच में ही उपलब्ध कराया जाएगा। टीम ISPC सेंटर के द्वारा 71वीं BPSC प्रीलिम्स के लिए एक पेड बैच को प्रारंभ किया गया है। इस पेड बैच में बेसिकली करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल को फोकस किया गया है। ठीक है, ताकि 50 अंक के जो सवाल हों उनमें से एक भी सवाल आपके गलत ना हो और एक भी प्रश्न छूटे नहीं। करेंट अफेयर पूरे 1 साल का विभिन्न मैगजीन का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रतियोगिता दर्पण डिस्कस किया जा रहा है। प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स आपको इसी पेड बैच में अवेलेबल कराया जा रहा है। ठीक है, तो सितंबर 2024 से लेकर एग्जामिनेशन होने तक, चाहे वह सितंबर में एग्जामिनेशन हो, अभी तो हालांकि 13 सितंबर डेट रखी गई है, लेकिन अगर डेट आगे बढ़ती भी है तो भी उसी समय तक जब तक एग्जामिनेशन होगी प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स मंथली वाइज इस पेड बैच में मिलता रहेगा। प्रतियोगिता दर्पण के बाद परीक्षा मंथन मैगजीन लक्ष्य 1, लक्ष्य 2, लक्ष्य 3 इसका भी शॉर्ट नोट्स इस ग्रुप में अवेलेबल कराया जा रहा है। जनवरी 2025 से विजन आई इसका भी शॉर्ट नोट जो प्री ओरिएंटेड सेक्शन है उसका अवेलेबल कराया जा रहा है। इसके अलावा मंथली वाइज बिहार करेंट का भी नोट्स अवेलेबल कराया जा रहा है इस पेड बैच में। बजट इकोनॉमिक सर्वे ये सब का नोट्स बिहार का यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट सबका नोट्स यहाँ पे अवेलेबल कराया जा रहा है। प्लस में बिहार स्पेशल के लिए देखा जाए तो करेंट अफेयर 1 ईयर का हो गया, प्लस में बिहार का हिस्ट्री तीनों सेक्शन एंसेंट, मेडावल और मॉडर्न, प्लस बिहार का ज्योग्राफी इसका भी नोट्स यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। इसके अलावा संस्कृति IAS का टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल कराया जा रहा है। प्लस में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा प्रीलिम्स के लिए, चाहे वह करंट अफेयर के दृष्टिकोण से या बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से या फिर अन्य कोई भी सेक्शन, तो उन सभी का नोट्स जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया जाएगा या फिर इसका PDF नोट्स इसी पेड बैच में अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो इस पेड बैच में जुड़ने का जो फ़ी है 500 रुपया रखा गया है। आप लोग 1 साल का करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल के सारे नोट्स जो हैं वह 500 रुपये में इस पेड बैच में अवेलेबल कराया जा रहा है। डेली PIB का अपडेट्स भी इस ग्रुप में दिया जाता है। ठीक है, तो 500 रुपया इसका चार्ज है। 8375934036 9870
564701। ये दोनों नंबर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पे अवेलेबल है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो दो में से किसी भी नंबर पे गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम करने के बाद दोनों नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर देना है। आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा और उस लिंक के माध्यम से आप लोग ग्रुप ज्वाइन करके सारे मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो ये दोनों नंबर क्वेरी के लिए भी उपलब्ध है। किसी भी नंबर पर फ़ोन कॉल या मैसेज करके आप लोग इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पेड बैच के बारे में। तो इसका फी रखा गया 500 रुपये और ये दोनों नंबर हमारा पेमेंट का नंबर है। गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम अवेलेबल है। तो आप लोग इससे जुड़कर सारे नोट्स, सारे मटेरियल, सारे कंटेंट आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। बख्तियार खिलजी का क्रम देखते हैं, अभियान का क्रम। तो बख्तियार खिलजी 1197-98 में बिहार पर अपना अभियान प्रारंभ करता है। 1198 में उदयपुरी बिहार शरीफ पर पहली विजय प्राप्त करता है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करता है। बख्तियारपुर शहर की स्थापना करता है और 1203-4 ईस्वी में नदिया, जो कि लक्ष्मण सेन की राजधानी थी, नदिया पर कब्जा करता है और लक्ष्मण सेन को अपनी राजधानी बनाता है। तो बख्तियार खिलजी की राजधानी कहाँ थी? लक्ष्मण सेन या लक्ष्मणवटी उसकी लखनऊती या लक्ष्मणवटी उसकी राजधानी थी। लक्ष्मण सेन गौड़ का शासक था, नदिया जिसकी राजधानी थी। ठीक है, अब आगे आइए। बख्तियार खिलजी के अधिकारी अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर शव को इमादपुर या बिहार शरीफ में दफन किया था। इसके बाद अली मर्दान ने गौड़ या बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी की हत्या किसके द्वारा की गई? तो उसी के अधिकारी अली मर्दान के द्वारा बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी गई और हत्या करके उसके शव को इमादपुर बिहार शरीफ में दफन किया गया था। और यही जो अली मर्दान है उसने गौड़ में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। ऊपर हमने अभी डिस्कस किया ना कि 1203-4 ईस्वी में नदिया पर आक्रमण करता है। तो नदिया जो थी वह गौड़ शासक लक्ष्मण सेन की ही राजधानी थी। ठीक है, तो वही गौड़ में अली मर्दान ने बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किया, अपने शासक, अपने हाकिम बख्तियार खिलजी की हत्या करने के पश्चात। बख्तियार खिलजी के अभियानों का वर्णन बौद्ध भिक्षु धर्म स्वामी ने भी किया है। तो इंपॉर्टेंट है, किस बौद्ध भिक्षु ने बख्तियार खिलजी के अभियानों का वर्णन किया है? तो आप क्या बताएंगे? धर्म स्वामी ने। खिलजी की प्रशासनिक प्रबंध की जानकारी रियाज उस सलातीन एवं तबकात ए नासरी कृति में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यह हो गया बिहार में तुर्क सत्ता के जो स्थापना का प्रारंभ। अब जानते हैं आप लोग कि सल्तनत काल में 5 वंश होते हैं। मध्यकाल में आपको सल्तनत और मुगल यही दो पढ़ना है। सल्तनत काल में 5 वंश आते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। उनमें सबसे पहला जो वंश आता है गुलाम वंश होता है। गुलाम वंश का शासक 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन माना जाता है। ठीक है, तो गुलाम वंश के दौरान सल्तनत काल की क्या स्थिति थी उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। गुलाम वंश के दौरान बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। ठीक है, गुलाम वंश में आप देखेंगे तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। लेकिन ऐबक के दौरान में बिहार में कोई गतिविधि प्रारंभ नहीं होती है। दिल्ली सल्तनत के अधीन बिहार को करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो था वह इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने 1225 में बंगाल शासक हिसामुद्दीन एवाज को पराजित करके बिहार पर अधिकार जमाया था। यानी कि इल्तुतमिश ने जिस समय बिहार पर आक्रमण किया, बिहार पर अधिकार किया, उस समय शासक कौन था? तो उस समय बंगाल शासक हिसामुद्दीन एवाज था। और हिसामुद्दीन एवाज को परास्त करके इल्तुतमिश ने बिहार पर अपना अधिकार जमाया था, बिहार पर अपना कब्जा जमाया था। इसने बिहार में प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने बिहार में पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने बिहार में पहला सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। बलबन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था, जिसका वर्णन गया के राजा वनराज की गया प्रशस्ति में किया गया है। बलबन इल्तुतमिश के बाद जब बलबन दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, गुलाम वंश का शासक बनता है, तो बलबन के शासनकाल में गया का जो क्षेत्र था, देखिए दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश में कई सारे शासक होते हैं, लेकिन हर शासक के दौरान बिहार में कोई गतिविधि हुई हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बिहार में कुछ भी नहीं हुआ। जो वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का माना जाता है वह इल्तुतमिश को ही माना जाता है। और बिहार को भी दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने वाला पहला शासक जो था सल्तनत कालीन गुलाम वंश का शासक, वह इल्तुतमिश ही था। ठीक है,
तो इल्तुतमिश के बाद जब गुलाम वंश के अन्य शासक आते हैं उसके बाद बलबन का दौर आता है। तो बलबन के शासनकाल में गया का जो क्षेत्र है, अभी जो मगध का क्षेत्र है, वह दिल्ली के अधीन था और इसका वर्णन गया के राजा वनराज की गया प्रशस्ति में हमें देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है, बिहार बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने 1279-80 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था, जिसे दबाने के लिए बलबन ने अवध के शासक अमन खां को भेजा। इसके पराजित होने के पश्चात बलबन ने स्वयं विद्रोह का दमन करने के लिए बलबन आया था और तुगरिल खां जो कि बिहार बंगाल का सूबेदार था उसके विद्रोह का बलबन ने दमन किया। ठीक है, तो तुगरिल खां जो कि बिहार बंगाल का सूबेदार था 1279-80 में बिहार में विद्रोह करता है और इसको दबाने के लिए अवध के शासक अमन खां को बलबन के द्वारा भेजा जाता है, लेकिन अमन खां इस समय पराजित हो जाता है और इसके पराजित होने के बाद स्वयं बलबन यहाँ पर विद्रोह को दमन करने के लिए आता है और इसने इस विद्रोह को दमन करता है। अंत में जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकुबाद कैमुश, तो कैकुबाद के शासनकाल में बुगरा खां बिहार का सूबेदार था। ठीक है, तो गुलाम वंश में इतना ही आपको कंटेंट को पढ़ना है। अब आइए खिलजी वंश। खिलजी वंश में अगर देखा जाए तो जलालुद्दीन खिलजी के समय बिहार का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं था, बल्कि बंगाल के शासक सुकनुद्दीन कैकाउस के अधीन हो जाता है इस समय तक बिहार का शासन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि गुलाम वंश में इल्तुतमिश के समय बिहार दिल्ली सल्तनत का हिस्सा रहता है, लेकिन खिलजी वंश आते आते बिहार जो है वह दिल्ली सल्तनत के अधीन ना आकर बंगाल के शासक के अधीन आ जाता है और उस समय जलालुद्दीन खिलजी के समय बंगाल का शासक था सुकनुद्दीन कैकाउस। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में बिहार पर आक्रमण हेतु मोहम्मद इस्माइल को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने बिहार पर आक्रमण के लिए किसे भेजा? 1297 में बिहार पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद इस्माइल को इसने भेजा था। इस समय मिथिला के कर्नाट राजा शुक्र सिंह ने इसे परास्त किया था। शुक्र सिंह ने अलाउद्दीन की ओर से ग्वालियर अभियान में भी हिस्सा लिया था। यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, स्पेशली ये जो सेकंड है, शुक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की ओर से किस अभियान में हिस्सा लिया? तो ग्वालियर अभियान में हिस्सा लिया। शुक्र सिंह कौन था? तो मिथिला का कर्नाट राजा शुक्र सिंह था। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद इस्माइल को बिहार पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, उसमें मिथिला में कर्नाट शासक शुक्र सिंह का शासन होता है और उसने इसे परास्त किया था। बाद में हालांकि शुक्र सिंह भी हार जाता है और शुक्र सिंह अलाउद्दीन की ओर से ग्वालियर अभियान में हिस्सा लेता है। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के शाहपुर या भोजपुर से हमें प्राप्त हुए हैं। अब आइए तुगलक वंश। तुगलक वंश के समय में बिहार की राजधानी कहाँ पर थी? तुगलक वंश के समय में बिहार की राजधानी जो थी वह बिहार शरीफ थी। ठीक है, 1324 ईस्वी में देखिए तुगलक वंश के में 2-3 महत्वपूर्ण शासक होते हैं, जीएसटी गयासुद्दीन तुगलक, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। ये 3 महत्वपूर्ण शासक हैं और इन्हीं तीनों शासकों के दौरान बिहार की घटनाक्रम को हमें जानना है। 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय तिरहुत के कर्नाट शासक हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक ने परास्त किया था। यानी कि तुगलक वंश में सैन्य अभियान गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है तिरहुत के कर्नाट शासक हरि सिंह देव के विरोध में, हरि सिंह देव के विरुद्ध। ठीक है, और उसे परास्त करता है हरि सिंह देव को, जो कि कर्नाट वंश का शासक था। हरि सिंह देव जब गयासुद्दीन तुगलक बिहार पर आक्रमण करता है उस दौरान परास्त करने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत में एक टकसाल की स्थापना करता है। ठीक है, तो यह हो गया गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के समय बिहार के प्रांतपति मजदुल मुल्क ने भी हरि सिंह देव के विरुद्ध अभियान किया था। यानी कि कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक का भी शासन हुआ, अभियान हुआ। और इसके बाद एमबीटी के समय में भी बिहार के प्रांतपति मजदुल मुल्क ने भी हरि सिंह देव के विरुद्ध अपना अभियान चलाया। इस समय तिरहुत का विलय तुगलक साम्राज्य में कर दिया गया तथा इसका नाम तुगलकपुर रखा गया। ठीक है, तो तुगलक साम्राज्य में तिरहुत का विलय किया जाता है एमबीटी के द्वारा और उसी का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? तुगलकपुर। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमबीटी के समय में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि तुगलक वंश के किस शासन के काल में, तुगलक वंश के किस शासक के काल में दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया? तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। दूसरा सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने बिहार अभियान के दौरान बिहार में किस स्थान पर एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो आप क्या बताएंगे? दरभंगा में। अब आइए फिरोज शाह तुगलक एफएसटी।
फिरोज शाह तुगलक भी बंगाल अभियान के क्रम में बिहार आया था और इसने तिरहुत पर अधिकार कर वैनवार वंश या अनहिलवाड़ वंश की नींव रखी थी। तो तिरहुत पर वैनवार वंश या अनहिलवाड़ वंश की नींव रखी गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बंगाल अभियान के क्रम में। ठीक है। गया व पटना के क्षेत्रों से फिरोज शाह तुगलक को अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दान दिए जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस शासक के द्वारा, तुगलक वंश के किस शासक के द्वारा राजगीर के जैन मंदिर में दान दिए जाने का अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो आप क्या बताएंगे? FST। या दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किस स्थान पर स्थित जैन मंदिर के अभिलेखों में दान दिए जाने का उल्लेख है। तो आप क्या बताएंगे? राजगीर। तो ये दोनों यहाँ से सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तुगलक काल में बिहार का प्रसिद्ध राजा मलिक इब्राहिम, जिसे मलिक बया कहा जाता है, तो तुगलक काल में बिहार का प्रसिद्ध राजा मलिक इब्राहिम मलिक बया था। इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बिहार शरीफ में। तो मलिक बया का मकबरा, मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? बिहार शरीफ में। तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने 1394 में बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया, जिसे सुल्तनत उस सुर्क की उपाधि प्राप्त थी। बिहार का नाम संभवतः बिहार इसी काल में पड़ा। इसके नाम का सर्वप्रथम उल्लेख तबकात नासिरी में हमें देखने को मिलता है। तो बिहार का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तुगलक काल में। ठीक है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम हमें तबकात नासिरी मिन्हाज सिराज की जो कृति है उसमें हमें देखने को मिलता है। तुगलक काल के बाद इसी समय अफगान शक्ति का उदय होता है। अफगान शक्ति, जिसे आप लोदी वंश के रूप में ही जान सकते हैं, क्योंकि भारत का पहला अफगान शासक लोदी वंश का शासक बहलोल लोदी ही था। ठीक है। तो इस दौरान अफगान शक्ति का काफ़ी तेजी से उदय होता है। अफगान शक्ति का उदय क्यों होता है? क्योंकि आप देखेंगे कि 1398-99 में तैमूर लंका भारत पर आक्रमण होता है और 1398-99 में तैमूर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप तुगलक साम्राज्य का विघटन हुआ और बिहार का क्षेत्र पश्चिम में संगठित जौनपुर का आंशिक अंग बन जाता है। जौनपुर राज्य का जो विस्तार होता है वह उत्तर में दरभंगा से लेकर दक्षिण में बक्सर तक यह पूरा जौनपुर फैला हुआ था। ठीक है। तो जब तैमूर लंका 1398-99 में आक्रमण होता है, तुगलक साम्राज्य का, उसके परिणाम स्वरूप विघटन होता है और बिहार का जो क्षेत्र होता है वह जौनपुर का आंशिक हिस्सा बन जाता है, क्योंकि जौनपुर का बिहार में विस्तार उत्तर में दरभंगा से लेकर दक्षिण में बक्सर के क्षेत्र तक होता है। और इसके बाद जो शेष भाग होते हैं बिहार का, उस पर बंगाल के शासकों का प्रभाव था। बंगाल में उस समय हुसैन शाही वंश का शासन था। हुसैन शाही वंश। लेक्चर को काफ़ी गंभीरता से सुने। PDF को आप लोग 2 बार 3 बार देख लीजिएगा और लेक्चर को कम से कम 5-6 बार आप लोग पूरी तरीके से सुन लीजिए, तब जाकर पूरा कंठस्थ हो चुका होगा, एक भी सवाल आपके गलत नहीं होंगे। अगला पॉइंट है, सिकंदर लोदी के बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495-96 में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर उसने दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। यानी कि सिकंदर लोदी ने बिहार का प्रशासक किसे नियुक्त किया? दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया, जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके। और जौनपुर का शासक हमने ऊपर बताया, क्योंकि जब तैमूर लंका आक्रमण होता है तो बिहार का जो क्षेत्र होता है वह जौनपुर का हिस्सा बन जाता है और जौनपुर का सिकंदर लोदी के समय में जौनपुर का शासक हुसैन शाह सरकी था, तो उसे परास्त करके दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रशासक सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया जाता है। 1504 में सिकंदर लोदी ने बंगाल के नवाब अलाउद्दीन हुसैन शाह को बाढ़ नामक स्थान पर पराजित करके उसके साथ एक संधि करके बिहार एवं बंगाल के बीच मुंगेर को अपनी सीमा रेखा निर्धारित करता है। अगला पॉइंट है, पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली व आगरा पर मुगलों का अधिकार हो गया। बिहार में सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किया था और सुल्तान मोहम्मद ने कनकपुरा युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। इसके बाद आप देखेंगे तो इब्राहिम लोदी के पुत्र महमूद लोदी ने बिहार में शरण ली थी और मुगलों के खिलाफ अपनी तैयारी को प्रारंभ किया था। और 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध होता है और घाघरा का युद्ध में बाबर ने इन अफगानों को परास्त कर दिया और इन अफगानों को परास्त करते ही एक तरह से अफगान सत्ता यहीं पे भारत में समाप्त हो जाती है, क्योंकि घाघरा के युद्ध में बाबर के द्वारा अफगानों को परास्त कर दिया जाता है, जो कि 6 मई 1529 ईस्वी को होता है। बाबर ने मोहम्मद शाह नुहानी के पुत्र जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया और शेर खां इसका संरक्षक बना। यहीं से शेर शाह सूरी के बारे में हमें जानकारी मिलती है और शेर शाह सूरी के बारे में अब बीपीएससी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मध्यकालीन बिहार के इतिहास में यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है शेर शाह सूरी। ठीक है।
शेर शाह सूरी बेसिकली 1472 से 1545 ईस्वी की अवधि के बीच शेर शाह सूरी का प्रादुर्भाव होता है और इनका जन्म 1472 है, मृत्यु 1545 है। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था। ठीक है। पिता का नाम हुसैन खां पिता का नाम था, जो कि जौनपुर राज्य में सासाराम का जागीरदार था। तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां, शेर शाह सूरी के पिता का नाम हुसैन खां। हुसैन खां कौन थे? जौनपुर राज्य में सासाराम का जागीरदार था। फरीद खां की वीरता से प्रभावित होकर, फरीद खां कौन? तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां। फरीद खां की वीरता से प्रभावित होकर अफगान शासक बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा था। उस समय उसने कहा था, एक पेज यहाँ पर सेंटेंस यहाँ पे मिसटाइप हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस छूट गया, मैं यहाँ पर आपको पढ़ दे रहा हूँ और जो नोट्स भेजा जाएगा पीडीएफ में उसे सही करके भेजा जाएगा। ठीक है। शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा था और उस समय उसने कहा था कि यदि भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। ठीक है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि शेर खां आप देखेंगे तो चंदेरी के युद्ध में यह मुगलों की तरफ से लड़ रहा होता है। ठीक है, जब मुगलों की तरफ से लड़ रहा होता है तो उसी दौरान उसने इस बात की कल्पना की थी और कहा था कि यदि भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक जो होता है वह नुसरत शाह बंगाल का शासक रहता है और नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत शेर खां ने हजरत आला की उपाधि को ग्रहण किया था। हजरत आला। बीच में यहाँ पर एक संभवतः 4-5 पॉइंट जो है वो छूट गए हैं, जो स्कैन्ड कॉपी भेजा जाएगा पीडीएफ फाइल उसमें स्कैन करके भेज दिया जाएगा। लेक्चर आप लोग सुन लीजिए, मैं लेक्चर को बता देता हूँ। ठीक है, तो इनका स्टेटमेंट शेर खां का आपने सुन लिया कि यदि भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। ठीक है, 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खां ने हजरत आला की उपाधि को ग्रहण किया था। हजरत आला की उपाधि का ग्रहण की 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात। फिर 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध होता है। शेर खां ने महमूद लोदी का इसमें साथ दिया था। ठीक है, 1529 नुसरत शाह को पराजित किया, हजरत आला की उपाधि धारण की। 1532 शेर खां ने दोहरिया का युद्ध में भाग लिया। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई होती है, सूरजगढ़ की लड़ाई। ठीक है, तो 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेर शाह ने बंगाल की सेना, उस समय महमूद खां की सेना थी, उसको परास्त करता है। तो 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेर खां ने बंगाल की सेना जो कि महमूद खां के नेतृत्व में थी, उस बंगाल की सेना को बुरी तरीके से इसने परास्त किया था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में। बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में। जो चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में, तो चौसा के युद्ध में इसने हुमायूं को परास्त किया था शेर खां ने। ठीक है, हुमायूं को परास्त करने के बाद शेर खां ने सुल्तान ए अदल की उपाधि धारण की थी, सुल्तान ए अदल। और इसी के बाद शेर खां जो था वह शेर शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो पहले इसने हजरत आला की उपाधि ग्रहण की थी 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को परास्त करने के पश्चात। और शेर शाह में कब बदला? तो 1539 ईस्वी में हुमायूं को इसने परास्त किया। हुमायूं को परास्त करने के बाद सुल्तान ए अदल की उपाधि धारण की और सुल्तान ए अदल की उपाधि धारण करने के साथ ही ये शेर शाह के नाम से जाना गया था। तो 1539 में हुमायूं को इसने परास्त किया और 1540 ईस्वी में भी यह हुमायूं को दोबारा फिर से इसने परास्त किया था। ठीक है, और शेर शाह का आप देखेंगे बिलग्राम का युद्ध 1540 होता है 17 मई को, तो उस समय भी उसे परास्त करता है। इसके बाद आप देखेंगे तो 10 जून 1540 ईस्वी को, 10 जून 1540 ईस्वी को इसका आगरा में
विधिवत तरीके से शेर शाह का राज्याभिषेक किया जाता है और भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। ठीक है, तो शेर शाह की स्थापना भारत में अफगानों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगरा में इसका राज्याभिषेक जो है 10 जून 1540 ईस्वी को होता है। इसके बाद इसने बेहतर तरीके से अपना शासन का संचालन किया था और आप देखेंगे तो 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण करवाया था और राजधानी को बिहार शरीफ से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ठीक है, और पाटलिपुत्र जो है आगे चलकर पटना के रूप में पाटलिपुत्र जो है वह विख्यात हुआ। अगर हम लोग शेर शाह का आगे अगर हम लोग सैन्य अभियान का क्रम देखना चाहें शेर शाह का, तो 1543 ईस्वी में, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा या तो पीडीएफ आपको मिलेंगे तो उसमें रहेंगे ही। ठीक है, 1534-43 ईस्वी में मालवा विजय किया, चूंकि 1540 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, 1543 में मालवा विजय, 1543 में ही रणथंभौर विजय, 1543 में ही रायसीन विजय, ये तीनों विजय 1543 में करता है। 1544 ईस्वी में इसकी मारवाड़ विजय होती है। मारवाड़ विजय है, जो मारवाड़ का शासक उस समय राजा मालदेव थे। ठीक है, आपने राणा प्रताप देखा होगा, तो राणा प्रताप के बारे में जो सीरियल आई है उसे अगर आपने देखा होगा तो राणा प्रताप भी जिस समय मारवाड़ पर आक्रमण करते हैं तो वहाँ का शासक था मालदेव। ठीक है, तो मारवाड़ पर आक्रमण होता है 1544 में शेर शाह के द्वारा किया जाता है और इसी मालदेव जो वहाँ के शासक होते हैं उससे युद्ध करने के दौरान शेर शाह टिप्पणी करता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य में खो चुका था। ठीक है, तो यह टिप्पणी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर 1545 ईस्वी में शेर शाह की अंतिम अभियान आप जिसे कह सकते हैं वह था कालिंजर का अभियान। इस समय यहाँ का शासक कौन था, तो कीरत सिंह यहाँ का शासक था और इसी समय उक्का नामक अग्नेयास्त्र चलाने के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद इसे कहाँ दफनाया गया था, तो मृत्यु के बाद इसे दफनाया गया था सासाराम में। ठीक है, अब आइए अगले पॉइंट की ओर। शेर शाह सूरी ने उनके कुछ कामों को देखना जरूरी है, शेर शाह सूरी का काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शेर शाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में प्राचीन काल में उत्तरा पथ के नाम से चर्चित सड़क मार्ग का पुनर्निर्माण किया था। यह बेसिकली सड़क मार्ग जो है इसे ब्रिटिश काल के दौरान जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जाना गया। यह अशोक के समय में बनाया गया था, लेकिन अशोक के समय में जीटी रोड बना लेकिन उसका पुनर्निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया। यह तो जीटी रोड उत्तरा पथ अशोक के दौरान, अशोक के शासनकाल में यह उत्तरा पथ के नाम से जाना जाता था और इसकी सीमा काबुल से लेकर ढाका तक यह पथ जाती थी। शेर शाह सूरी के दौरान 16वीं शताब्दी में इस उत्तरा पथ का पुनर्निर्माण किया गया, मरम्मतें की गई और ब्रिटिश काल के दौरान इसे जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जाना गया। यह शाह ए आजम सड़क, ए आजम एवं बादशाही सड़क के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। भूमि के माप हेतु 32 अंक वाली सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया गया और लगान के रूप में पैदावार का 1/3 भाग निर्धारित किया गया। लगान निर्धारण हेतु जब्ती प्रणाली का प्रयोग किया गया और जब्ती प्रणाली का जो जन्मदाता है वह शेर शाह सूरी को ही माना जाता है। अब आइए शेर शाह सूरी का मकबरा। शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वह इंडो इस्लामिक शैली का मकबरा शेर शाह सूरी का मकबरा है। 1540 से 45 ईस्वी के मध्य में इसका निर्माण किया गया। निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1540 में शेर शाह के समय, लेकिन यह पूर्ण हुआ इस्लाम शाह के समय में। ठीक है, दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। 1540 में शेर शाह सूरी का मकबरा बनना शुरू हुआ लेकिन पूर्ण हुआ इस्लाम शाह के समय में। शेर शाह सूरी का मकबरा इंडो इस्लामिक शैली पर आधारित है, लाल बलुए पत्थर से निर्मित है। इसकी रूपरेखा वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीबाब खां के द्वारा निर्मित की गई है। शेर शाह के पश्चात बिहार में जिन अफगानों का नियंत्रण रहा उनमें ताज खां करारानी, सुलेमान खां करारानी एवं दाऊद खां करारानी महत्वपूर्ण है। इनमें से आप देखेंगे तो सुलेमान खां करारानी तक इसने मुगल साम्राज्य जो अकबर था उसका सम्मान किया था, लेकिन जैसे ही दाऊद खां करारानी शासक बनता है, यह बिहार का अंतिम अफगान शासक था। जैसे ही दाऊद खां करारानी अपने हाथ में सत्ता लेता है, अपने हाथ में सत्ता को संभालते ही अकबर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है और युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर देता है। और जब अकबर के विरुद्ध युद्ध से तैयारी प्रारंभ करता है तो स्वाभाविक सी बात है, मुगल साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था, उसके सामने यह छोटा सा अफगान प्रांत का राजा यह टिक नहीं पाता, अफगान शासक टिक नहीं पाता है और यही अंतिम शासक, बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां करारानी साबित होता है।
क्योंकि अकबर के द्वारा 1574 में आक्रमण करके इसे बुरी तरह से परास्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खां करारानी बिहार का अंतिम अफगान शासक था। यहीं से प्रारंभ होता है अकबर का दौर, मुगल काल आप जिसे कह सकते हैं। तो मुगल काल के दौरान बाबर के समय में तो कुछ खास यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ नहीं है। बेसिकली मुगल काल में अकबर के समय से ही यहाँ पर प्रारंभ होता है। ठीक है, तो दाऊद खां करारानी ने गद्दी संभालते ही मुगलों से युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी और परिणाम स्वरूप अकबर के साथ युद्ध को वह मोल ले लेता है और बिहार का अंतिम अफगान शासक तो सिद्ध हुआ ही। अकबर के साथ इसने युद्ध किया। अकबर का बिहार पर आक्रमण होता है और 1574 ईस्वी में पटना पर अधिकार जमा लेता है। कौन? अकबर। 1575 ईस्वी में मिथिला राजा को भी परास्त करता है और परास्त करने के बाद महेश ठाकुर को मिथिला की जमींदारी दे देता है अकबर के द्वारा। 1580 ईस्वी में बिहार मुगल प्रांत घोषित होता है और मुगल प्रांत घोषित होने के बाद पहला जो गवर्नर होता है मुनीम खां खान ए खानम, यह पहला गवर्नर हुआ बिहार का अकबर के समय में। अकबर के समय में मुगल साम्राज्य 12 सूबा में विभाजित था। 12 सूबा का मतलब 12 राज्य, यानी कि पूरा जो भारत राज्य है वह 12 राज्यों में, भारत जो था वो बिहार जैसे 12 सूबा में 12 राज्य में विभाजित था। तो अकबर के समय मुगल साम्राज्य कितने सूबा में विभाजित थे? 12 सूबा में विभाजित था और इनमें से एक सूबा जो था वह बिहार था। आईने अकबरी के अनुसार बिहार प्रांत 7 सरकारों में विभक्त था। ठीक है, 7 सरकार यानी कि बिहार प्रांत जो था 7 जिला, सरकार यानी कि जिला कौन कौन? एक बिहार स्वयं, मुंगेर, रोहतास, तिरहुत, हाजीपुर, सारण एवं चंपारण। आईने अकबरी के अनुसार यह 7 सरकारों में विभक्त था और 199 परगनों में बटा हुआ था। और तैवर्नियर के अनुसार औरंगजेब के समय में बिहार 8 सरकार और 245 परगना में विभक्त था। आप लोग ध्यान देंगे, आईने अकबरी के अनुसार जो बिहार प्रांत है अकबर के समय में 7 सरकार में विभाजित था। तैवर्नियर के अनुसार औरंगजेब के समय में यह 8 सरकारों में विभाजित था। अकबर के दौरान 199 परगना थे। तैवर्नियर के अनुसार औरंगजेब के समय बिहार में 245 परगना थे। तो इस दोनों को अलग अलग आप लोग याद रखेंगे। अकबर के समय मुगल प्रांतपतियों में राजा मान सिंह प्रमुख हैं। राजा मान सिंह आप देखेंगे 1587 से 1594 ईस्वी तक राजा मान सिंह यहाँ का प्रांतपति बनता है और इसने अपनी राजधानी किसे बनाता है? तो रोहतास को इसने अपनी राजधानी बनाया। जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। औरंगजेब ने अपने पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का प्रांतपति बनाया और अजीम ने पटना का नाम बदलकर क्या कर दिया? अजीमाबाद। उत्तर मुगल काल अगर देखा जाए तो फर्रुखसियर ने 1713 में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया था और वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो इस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार में राज्याभिषेक किया जाने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो किसका राज्याभिषेक हुआ था? पहला यह था फर्रुखसियर। ऐसे शाह आलम द्वितीय का भी राज्याभिषेक पटना में ही हुआ था। औरंगजेब के पश्चात मुगल से सत्ता जो थी वह धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। तत्पश्चात बिहार बंगाल का भाग बनता चला गया और इसीलिए बाद में देखेंगे कि मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां जैसे बंगाल के शासकों के अधीन बिहार रहता है। और फिर जब आगे जाकर पलासी, बक्सर ये सब का युद्ध होता है तो बिहार एक अलग प्रांत के रूप में आप देखेंगे धीरे धीरे यहाँ से प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, तो फिर वह मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा बन जाता है। तो हम लोग उसे मॉडर्न हिस्ट्री में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे जब मॉडर्न बिहार का हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य भी समाप्त होता है। दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल साम्राज्य भी फिनिश हो गया। अब आइए मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख। तो बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीवन अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख, बल्लाल सेन का सनोकर अभिलेख, बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख, संग्राम गुप्त का पंचताम्रपत्र अभिलेख, खड़गपुर के राजा का अभिलेख और भभुआ के शेर शाह का अभिलेख मध्यकालीन बिहार के यह प्रमुख अभिलेख हैं। बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख, एमबीटी का बेनीवन अभिलेख, एफएसटी का राजगीर, बल्लाल सेन का सनोखर, बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख, ये 5 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भभुआ के शेर शाह कहाँ है? तो भभुआ सासाराम, खड़गपुर के राजा का अभिलेख और संग्राम गुप्त का पंचताम्रपत्र अभिलेख मध्यकालीन बिहार के ये प्रमुख अभिलेख हैं। मध्यकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण देखेंगे। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ पर? बिहार शरीफ में तुगलक शैली में निर्मित है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित है। और शाह दौलत का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? मनेर में। अब आइए सूफी संत।
बिहार में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले के सूफी आए थे। ठीक है, तो बिहार में सर्वप्रथम कौन से सूफी आए थे? तो चिश्ती सिलसिले के। सर्वाधिक लोकप्रियता फिरदौसी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली, जिसका प्रतिनिधि कौन था? याह्या मनेरी जिसका प्रतिनिधि था। मध्यकालीन बिहार के प्रमुख हम लोग रचना को देखते हैं। तारीख़ फिरोज़शाही जियाउद्दीन वर्णी। ठीक है, तारीख़ फिरोज़शाही किसके द्वारा लिखा गया है? जियाउद्दीन वर्णी के द्वारा। अकबरनामा अबुल फजल, तबकात नासरी मिनहाजुल सिराज, बसातिनुल उन्स इख्तियार देहलवी, अफसानाए शाह शेख कबीर, रियाजुस सलातीन गुलाम हुसैन सलीम, तारीख़ शेर शाही अब्बास सरवानी, तुजु के बाबर। ठीक है, यह प्रमुख रचना है। फिर से देख लीजिए, तारीख़ फिरोज़शाही जियाउद्दीन वर्णी, अकबरनामा अबुल फजल, बसातिनुल उन्स इख्तियार देहलवी, तबकात नासरी मिनहाजुल सिराज, अफसानाए शाह शेख कबीर, रियाजुस सलातीन गुलाम हुसैन सलीम, तारीख़ शेर शाही अब्बास सरवानी और तुजु के बाबर। ठीक है, तो मध्यकालीन बिहार का जो इतिहास है इस तरीके से यहाँ पर फिनिश होता है। और मध्यकालीन बिहार में आप देखेंगे तो सल्तनत काल और मुगल काल दोनों को अलग अलग डिवाइड करके डिस्कस किया गया है। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, चाहे वह सल्तनत काल के किसी भी शासक से संबंधित हो, या फिर मुगल काल के किसी भी शासक से संबंधित हो, या फिर अफगान शासक शेरशाह सूरी से संबंधित हो, जितने महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को यहाँ पर काफ़ी बेहतर तरीके से एक प्रेजेंटेशन के रूप में डिस्कस कर दिया गया है। इसका PDF जो है वह हमारे पेड बैच में अवेलेबल करा दिया जाएगा। पेड बैच में जुड़ने के लिए 8315934036 या 9870564701 नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज करके डिटेल बारे जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। 71वीं BPSC प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पेड बैच है और यहाँ आप लोग ज्वाइन करने के पश्चात करंट अफेयर और बिहार स्पेशल से संबंधित अपनी तैयारी को और दुरुस्त कर सकते हैं। अंत में अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी जरूर ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी लाभार्थी बन सके। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।